हेलो, ऑडिबल है। पेन दे। अलग से रखते हैं। क्या हुआ? जेब में कहाँ लगाऊं? पीछे? मैं रुमाल निकालूंगा तो गिर जाएगा। स्टार्ट करें? रेडी? स्टार्ट करें? चलिए। केवल सुनोगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, स्टार्ट। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, आप लोगों को पेपर टफ लगा, स्पेशली उनको जो न्यू आए हैं। ओके, तो वो एक जाकिर खान की एक लाइन है कि जरूरी नहीं कि हर पत्थर जो आप मारो उससे आम टूटे ही टूटे। कुछ कोशिशें तैयारी के लिए भी होती है। ओके, तो डोंट थिंक ये हमने पेपर दिया, ये टफ था, हमें क्वेश्चन आए नहीं, हमारा सिलेक्शन कैसा होगा, ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ क्वेश्चंस स्टैंडर्ड बनाए जाते हैं, कुछ क्वेश्चन इजी बनाए जाते हैं। हर बार सेम पैटर्न नहीं रख सकते, बिकॉज हर बार सेम पैटर्न रखेंगे तो एलिमेंट ऑफ सरप्राइज खत्म हो जाएगा। और नॉर्थ सेट या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप दे दो, जितने हमने दिए, हमने हर एग्जाम में एक न्यू चीज को फेस किया है। सेम थिंग आने वाले एग्जाम्स में भी होती है, ठीक है। और आपके लिए तो वैसे ही एलिमेंट ऑफ सरप्राइज ज्यादा ही हो रहे हैं। पहले एक था, फिर प्री कर दिया, है ना, और फिर 3 कर दिए। आने वाले टाइम में कुछ और टफ कर दे, बिकॉज रीजन क्या है इस सब चीजों के पीछे? बेसिक रीजन है जो मैं हर बार कहता हूं, एम्स को ऐसा स्टाफ चाहिए जो क्वालिटी मेंटेन करता हो। दैट्स ऑल। वहां पर आके कोई स्टाफ ये नहीं कहे कि मुझे इंजेक्शन लगाना नहीं आता, मुझे सक्शन करना नहीं आता। इसीलिए चीजों को बढ़ाया जा रहा है। 2015 के पहले आपका इंटरव्यू होता था, उसके बाद में इंटरव्यू हटा। इंटरव्यू हटने के बाद में 2-3 साल में, है ना, इतने कोचिंग किया, सीधा सिलेक्शन, कोचिंग किया, सीधा सिलेक्शन, क्योंकि कंपटीशन टफ नहीं था। ओके, क्वेश्चन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड आते थे, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते थे, सिनेरियो बेस्ड। जिन्होंने प्रीवियस 2016-17 के पेपर दिए उनको पता होगा। उसके बाद में क्या हुआ? उसके जब मैं बोल रहा हूं तो मैं ही बोल रहा हूं, ठीक है, बस। तो उसके बाद में क्या हुआ कि क्वेश्चन इमेज बेस्ड हुए, वीडियो बेस्ड हुए, सिनेरियो बेस्ड हुए, प्री हुआ, मेंस हुआ। हो सकता है डे बाय डे इस चीजों को चेंज करते जाए। वैसे ही जो हम मॉडल पेपर ले रहे हैं एवरी 14 to 15 डेज पे, 2 वीक्स के गैप में, हर पेपर में आपको कुछ नया नया चीजें मिलेगी। हर बार सेम पेपर रहे, आप हर बार 80 मार्क्स लाके ओवर कॉन्फिडेंट हो जाओ, ये चीज जरूरी नहीं है। कई बार आपको नहीं, आपको जमीन पे लाना जरूरी होता है ना। कई लोगों के 80 नंबर आते रहते हैं, यहाँ आके प्राइज ले रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो थोड़े से हवा में हो जाते हैं, ऐसे हवा में उड़ते हैं। तो कई बार जमीन पर लाना जरूरी होता है, और ये पेपर थोड़ा सा उसी बेस पे किया गया था। टेक्स्ट बुक पेपर था, ऐसे कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें मैंने बना के भी नहीं डाली थी, बट चीजों को माइन्यूट तरीके से प्रायोरिटी बेस्ड बनाया, और वहां पर आप फंसने लग गए। तो चलो डिस्कस करते हैं। पहली चीज, एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन को करने का। बेसिकली आपको सर बताते हैं, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतने ज्यादा हिंट्स होंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बड़ा बनाने के लिए उसमें हिंट्स देना जरूरी है, या उसे हिंट्स प्रोवाइड करना जरूरी है। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको सबसे पहले डिवाइड करो, ठीक है, टुकड़ों में बांटो।
स्पेशली वो लोग जो हिंदी मीडियम से हैं या जिन्होंने हिंदी मीडियम पढ़ा है, या स्पेशली मेरे राजस्थानी, ठीक है, हमें ये करना है कि पहले क्वेश्चन को समझना है कि व्हाट इज आस्किंग, पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद ऑप्शन की तरफ जाना है। तो देखो पहला क्वेश्चन दिखने में 5 लाइन का होगा, सब कुछ आपको सामने लिख के दे दिया है। ए क्लाइंट डायग्नोस्ड विद द हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया डायग्नोस्ड है, डायग्नोस्ड है मतलब पहले से उसको हाइपरग्लाइसीमिया है, इज रिसीविंग ए कंटिन्यूअस आईवी इंसुलिन, आईवी इंसुलिन ड्रिप चल रही है, मतलब इन्फ्यूजन चल रहा है जिसमें इंसुलिन डाला हुआ है। ब्लड ग्लूकोज मेजर्स आर बीइंग टेकन एवरी 1 to 2 आवर, जो कि आइडियली होता भी है कि जब आप पेशेंट को इंसुलिन थेरेपी पे रखते हो तो आपको एवरी आवर ऑलमोस्ट वॉच करना होता है। ठीक है, ये भी अपने आप में क्वेश्चन है कि अगर पेशेंट को आईवी इंसुलिन चल रहा है, ड्रिप इंसुलिन चल रहा है, इन्फ्यूजन चल रहा है, तो आपको कितने टाइम में शुगर वॉच करनी है, ब्लड ग्लूकोज लेवल वॉच करना है, तो वो होता है एवरी आवर बाय नीडल स्टिक। ठीक है, वीनस लेने की जरूरत नहीं है, आप स्टिक से ही ले सकते हो। ब्लड ग्लूकोज मेजर आर बीइंग टेकन एवरी 2 आवर, द नर्स चेक द क्लाइंट ब्लड ग्लूकोज एंड द रीडिंग इज 32। सडनली पेशेंट की रीडिंग कितनी आ गई, फॉल, रीडिंग फॉल आई 32। दूसरी बात क्या करा है, जो क्लाइंट प्रीवियसली अलर्ट था मतलब कॉन्शियस ओरिएंटेड था, इज नाउ लिथार्जी एंड डज नॉट रेस्पॉन्ड। डज नॉट रेस्पॉन्ड का मतलब अनकॉन्शियस की तरफ जा रहा है, अनकॉन्शियस हो रहा है। द नर्स एडमिनिस्टर 25% डेक्सट्रोज, नर्स ने 25% डेक्सट्रोज जो है वो एडमिनिस्टर कर दी। जैसे एडमिनिस्टर करेंगे शुगर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। द नर्स एडमिनिस्टर 25 डेक्सट्रोज एज पर प्रोटोकॉल, द क्लाइंट बिगिन रिस्पॉन्ड, और क्लाइंट जो अनकॉन्शियस हुआ था वो वापस क्या हो गया, रेस्पॉन्डिंग हो गया। विच एडिशनल रिस्क मैनेजमेंट शुड द नर्स टेक। अब यहां पर नर्स को क्या करना है, भाई आपसे मिस्टेक हुई, आपने एवरी 1 to 2 आवर चेक कर रहे थे, पेशेंट का लेवल फॉल हो गया, इट्स अ कॉमन फिनोमिना। अगर पेशेंट हाइपरग्लाइसीमिक है, इंसुलिन थेरेपी चल रही है, तो हाइपोग्लाइसीमिया में जाना इट्स अ कॉमन फिनोमिना, जा सकता है। अगर जाएगा तो उसका प्रोटोकॉल क्या है, अगर पेशेंट अलर्ट है, कॉन्शियस है, तो इमीडिएटली उसे कोई सॉफ्ट शुगर दे दी जाए, चॉकलेट दे दी, शुगर दे दी, कुछ भी व्हाटएवर, ठीक है, चीनी खिला दी, शक्कर खिला दी, लाइक दैट। अगर पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो हमें फिर किस तरफ जाना पड़ता है, इंट्रा वीनस रूट। ठीक है, वही उसने डेक्सट्रोज 25% दे दिया, पेशेंट वापस रिवर्ट हो गया, पेशेंट वापस कॉन्शियस हो गया। अब यहां पर आपको क्या करना है, कंटिन्यू इंसुलिन ड्रिप, रिपोर्ट द इवेंट टू द वार्ड इंचार्ज, रीचेक द ब्लड शुगर मेजर 1 आवर, या फिर एडमिनिस्टर ए सेकेंड डोज ऑफ एडमिनिस्टर ए सेकेंड डोज ऑफ 25 और D50। क्या करेंगे, कितने लोगों का गलत हुआ, सी करोगे, शुगर 1 घंटे बाद लोगे। यहां आपने शुगर ली क्या, क्वेश्चन में शुगर ली है, एक सेकंड, क्वेश्चन में आपने शुगर ली, आपने कहा D5 दे दिया, और पेशेंट क्या हो गया, जो पेशेंट अनकॉन्शियस था वो क्या हो गया, तो शुगर 1 घंटे बाद चेक करोगे या इमीडिएट करोगे, तो फिर इंसुलिन ड्रिप कंटिन्यू करोगे। भाई क्यों कंटिन्यू करोगे, ये डोज ज्यादा है शायद, इसलिए पेशेंट किस में चला गया, हाइपो में चला गया, अंडरस्टैंड। तो ये सेम ड्रिप कंटिन्यू करेंगे, इसमें इंसुलिन की डोज कम की जाएगी। एडमिनिस्टर ए सेकंड डोज देने की जरूरत नहीं है, पेशेंट रेस्पॉन्ड हो गया है। आपको जो भी एविडेंस इस तरह का होता है जिसमें पेशेंट अनकॉन्शियस हो रहा है, जिसमें पेशेंट डिटेरियोरेट हो गया, आपको एक रिस्क मैनेजमेंट करना पड़ा, उसका आपको इन्फॉर्म करना होता है डॉक्टर को या फिर अपने इंचार्ज को। समझ रहे हो, ये बेसिक क्वेश्चन है। हाँ, मैंने यहाँ ये लिखा होता, चेक रीचेक ब्लड शुगर इमीडिएट, तो ये राइट आंसर हो जाता। शुगर लेवल अप डाउन हुआ और 1 घंटे बाद चेक करोगे, ये तो सही प्रोटोकॉल नहीं है। अगर इसकी जगह इमीडिएट लिखा होता 1 आवर की जगह, तो ये आंसर फर्स्ट प्रायोरिटी पे राइट होता। लेकिन यहां पर आपको क्या करना है, पेशेंट के साथ जो भी हुआ है
वो आपको इन्फॉर्म करना है, क्योंकि आप जो मेडिसिन एडमिनिस्टर कर रहे थे वो हाई डोज मेडिसिन थी। यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर या फिर अपने सीनियर जो भी है, यहाँ पर वार्ड इंचार्ज का नाम ले दिया, यहाँ पर टीएल का नाम भी आ सकता था, टीम लीडर भी होता है एक, है ना, उसका नाम भी आ सकता था। तो उनको इन्फॉर्म करना होता है कि ये एविडेंस मेरे साथ हो गया। ये नॉर्मल फिनोमिना है जब आप हॉस्पिटल में वार्ड में काम कर रहे हो तो। अंडरस्टैंड? कितने लोगों का गलत हो गया? ताबड़तोड़ ही गलत हो गया। ठीक है, कितने लोगों ने छोड़ दिया? ये सही है, ठीक है। वो एक शेर बोलता हूं ना मैं हमेशा, छोड़ना आना चाहिए। क्या शेर था? कि वो अफसाना जिसे अंजाम तक पहुंचाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ देना सही रहता है। शाहिर लुधियानवी का शेर है, बहुत मशहूर शेर है। तो जब आपको चीज नहीं समझ में आ रही, अटेम्प्ट रॉन्ग करने से मतलब है बेटर है उसको ड्रॉप कर दो। यहां पर सिर्फ एक चीज पे फोकस करना था, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर मैंने कहीं भी ये नहीं मेंशन किया कि पेशेंट को D5 दिया और उसका शुगर 200 150 140 आ गया। तो आपको यहां पर शुगर पहले चेक करना होता है, न कि 1 घंटे बाद चेक करना होता है। ओके, बेसिक था, क्लियर है? चलो आगे देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो। ओहो, ये क्या आ गया? एसएनओ मतलब सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। यहां पर इसे हम कंसर्न करेंगे एज ए वार्ड इंचार्ज। गॉट इट? इज इवैल्यूएटिंग ए न्यूली ज्वाइंट नर्सिंग ऑफिसर टाइम मैनेजमेंट स्किल। टाइम मैनेजमेंट स्किल का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। जब हम हॉस्पिटल में काम कर रहे होते हैं, हमारी 6 आवर की ड्यूटी होती है। उस 6 आवर की ड्यूटी के अंदर आपको वर्क असाइन किया जाता है, काम बताए जाते हैं कि आपको बेड नंबर 1 से लेके 5 तक के पेशेंट को देखने हैं। 1 से नंबर 5 नंबर तक के पेशेंट के अंदर बहुत सारी वर्सटाइल चीजें रहेंगी। कुछ पेशेंट सीरियस रहेंगे, कुछ पेशेंट नॉर्मल रहेंगे, कुछ पोस्ट ऑपरेटिव होंगे, कुछ प्री ऑपरेटिव होंगे, कुछ न्यू एडमिशन होंगे, कुछ डिस्चार्ज हो रहे होंगे। ओके, तो ये सब चीजों को टाइम मैनेजमेंट स्किल से आपको वर्क करना होता है। यानी किस पेशेंट को पहले फोकस करना है, किसको बाद में फोकस करना है, किसका काम पहले करना है, क्या चीज पहले असिस्ट करानी है। ओके, तो ये उसी के ऊपर क्वेश्चन है। ए नर्स एसएनओ इज इवैल्यूएटिंग ए न्यूली ज्वाइन नर्सिंग ऑफिसर। जब आप नए नए जाओगे तो आपके ऊपर वॉच होता है, न्यूली ज्वाइनिंग ऑफिसर है, उसको इवालुएट कर रहा है। क्या इवालुएट कर रहा है? उसका टाइम मैनेजमेंट स्किल इवालुएट कर रहा है कि ये हर पेशेंट को अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी टाइम दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा। Which statement made by the new nurse may indicate potential concern with the time management। मतलब ये पूछ रहा है कि कौन सा उसके द्वारा स्टेटमेंट टाइम मैनेजमेंट की स्किल को गलत प्रदर्शित कर रहा है, गलत शो कर रहा है। यहां पर इसको करेक्शन करने की जरूरत है। ओके, देखो फर्स्ट ऑप्शन, आई एम लेट, ये नर्स कह रहा है। ठीक है, ये देखना, ये जो लैंग्वेज आ रही है ये नर्स की आ रही है। जो न्यूली ज्वाइन ऑफिसर है वो कह रहा है कि आई एम लेट इन गिविंग एंटीबायोटिक। मैं एंटीबायोटिक देने में थोड़ा लेट हो गया। कितना लेट हुआ ये नहीं लिखा है। ठीक है, लेट हुआ हूं, लेट का मतलब 15 मिनट भी हो सकता है, लेट का मिनट 1 घंटा भी हो सकता है, इट मे बी 15 मिनट और 1 आवर। ठीक है, बट इसने कहा मैं लेट हो गया। क्यों लेट हो गया? बिकॉज आई नीडेड टू असिस्ट ए ड्रेसिंग चेंज। मैं पहले ड्रेसिंग चेंज करने में डॉक्टर को या जो भी स्टाफ है उसको असिस्ट करवाने लग गया। ओके, आई कंप्लीट द फिजिकल असेसमेंट बिफोर चेकिंग फॉर मॉर्निंग मेडिकेशन टू बी गिवन। मैंने पहले पेशेंट का फिजिकल एग्जामिनेशन किया और उसके बाद में पेशेंट की जो भी डोज देनी है, ठीक है, उसको चेक किया। आई डिडंट गेट आउट on time because I admitted a client who came 15 minutes before the end of my shift। मैं घर जाने में लेट हो गया क्योंकि मेरी शिफ्ट खत्म होने से पहले 15 मिनट पहले ही एक पेशेंट को एडमिट करना पड़ गया, इसलिए मैं घर जाने में लेट हो गया। डी, आई वुड लाइक टू लीव बट आई स्टिल नीड टू डॉक्यूमेंट ऑल मेडिकेशन आई गेव टुडे। मुझे जाना है, मेरी ड्यूटी का टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है, मेरी ड्यूटी 2 बजे की थी, 2 बज चुके हैं, लेकिन एक काम बाकी रह गया और वो काम ये बाकी रह गया कि मुझे जो मेडिकेशन मैंने दी थी वो डॉक्यूमेंट करनी है। हमारे फील्ड के अंदर डॉक्यूमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपने मेडिसिन दी या नहीं दी डजंट इंपॉर्टेंट, आपने उसको टाइम डाल के टिक किया है कि नहीं किया वो इंपॉर्टेंट है। गॉट इट? तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट है जिसमें इसको इंप्रूव करने की जरूरत है? बी, क्योंकि देखो यहां पर एक नाम ये लिखा है, बिफोर चेकिंग फॉर मॉर्निंग मेडिकेशन।
मेडिकेशन आपके पास अवेलेबल है या नहीं है वो चेक करना होता है जाते ही, ठीक है। उसके बाद में आप फिजिकल असेसमेंट करते रहो। हाँ, यहाँ पर अगर ये लिख देता कि मैंने पहले फिजिकल असेसमेंट किया मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले, तो ये बात सही हो जाती। पेशेंट को मेडिकेशन एडमिनिस्टर करने से पहले आपको उसका असेसमेंट करना होता है। लेकिन ये कह रहा है मेडिसिन चेक करें, तो भाई असेसमेंट बाद में भी हो जाएगा, पहले वो मेडिकेशंस लाके रख लो जो आपको आपकी ड्यूटी में एडमिनिस्टर करनी है। तो यहां पर इसको करेक्ट करने की जरूरत है। कितने का गलत हो गया? किसी का गलत नहीं हुआ। 1 2 3 4, कितनों ने सही किया, कितनों ने छोड़ दिया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये चीजें न्यू लर्निंग है, ये चीजें आपने पहले पढ़ी भी नहीं होगी और सुनी भी नहीं होगी, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आएंगे ना एग्जाम्स में, वो आएंगे आपके वर्क लेवल पे, आपकी स्किल लेवल पे, ठीक है। स्किल टेस्ट जो ऐड किया है, और लास्ट जो आपका बैच चल रहा है तब से ही ऑलमोस्ट हमने स्किल मैनेजमेंट यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहे हैं। स्किल टेस्ट 2017 में सबसे पहले रायपुर एम्स ने अप्लाई किया था। किसने दिया था वो एग्जाम? ठीक है, उसमें क्या करवाया था स्किल टेस्ट में? स्किल टेस्ट में क्या करवाया था? हाथ में वो इंजेक्शन की जो वाइल आती है वो दे दी, डिस्टिल वाटर दे दिया, इंजेक्शन दे दिया कि इसको भर के और एडमिनिस्टर करके दिखाओ। बेसिक स्किल है, सब करते हैं ना। जो नॉर्मल स्लाइन है उसको वाइल में पोर करना, डिसॉल्व करना, फिर बाहर निकालना, सब करते हैं। बहुत से लोग इसमें फेल हो गए बिकॉज ऑफ द रॉन्ग टेक्निक। ठीक है, 11वीं 12वीं क्लास में आपने जो साइंस है बायोलॉजी से, 11th 12th में हमने स्पॉटिंग की होगी। स्पॉटिंग होती थी, टेबल लगी रहती थी 5, ठीक है। एक टेबल पे आपको 30 सेकंड मिलते थे, कुछ भी इंस्ट्रूमेंट होता था उसके बारे में लिखने के, वो स्पॉटिंग होती है। इंस्ट्रूमेंट रखे रहेंगे 5, आपको उनके बारे में पहचानना है कि ये क्या है। और इनके लिए आपको ज्यादा टाइम नहीं दिया जाता, 1 से 2 मिनट, या जो भी वो हॉस्पिटल प्रोटोकॉल रखना चाह रहा है वो प्रोटोकॉल रखा जाएगा। इसीलिए आपको बेसिक कराया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन का आपका हो गया? नहीं हुआ, चलो ठीक है, नेक्स्ट ट्यूसडे मैं करवा दूंगा वो। सही तरीके से टेक्निक से एडमिनिस्ट्रेट करना, ये सारी स्किल चीजें हैं। ये जो 2 क्वेश्चन स्टार्टिंग में थे ये सिर्फ बेसिक थे, जो आप वार्ड के अंदर रूटीन वर्क करते हो, ये किसी बुक्स में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये आपके स्किल के अंदर आता है, इसलिए ये क्वेश्चन ऐड किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ए क्लाइंट इज शेड्यूल फॉर द हिस्टेक्टमी। हिस्टेक्टमी मतलब रिमूवल ऑफ द यूट्रस। कब होना है? टुमारो मॉर्निंग। बात हो रही है एक दिन पहले। द क्लाइंट इज बीइंग एडमिटेड फ्रॉम द होम ऑन द सेम डे। उसे कहा गया है कि घर चले जाओ, तुम्हारी सर्जरी कल होगी, कल सुबह जल्दी उठ के आ जाना, ठीक है। कई बार हम ऑपरेशंस में ये करते हैं, जब हमारे पास बेड की अवेलेबिलिटी नहीं होती बट ओटी हमारी खाली है, तो हम पेशेंट को कहते हैं कि आप घर से आ जाना, ठीक है। उसे कहते हैं डे केयर सर्जरी। यहाँ पर हिस्टेक्टमी का नाम आ गया। बाकी माइन्यूट सर्जरीज जो होती है उसमें हम लोग ऐसा ही करते हैं, ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है, क्योंकि बेड नहीं होते। एक पेशेंट है जिसकी सिस्ट निकालनी है छोटी सी, लोकल एनेस्थीसिया के अंडर, उसको बेड थोड़ी देंगे। सुबह जल्दी उठ के नहा धो के आ जाना, निकाल देंगे और 2 घंटे में तेरे को वापस घर भगा देंगे, ठीक है। ये नॉर्मल प्रोटोकॉल है, उसी नॉर्मल प्रोटोकॉल से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि पेशेंट की सर्जरी होनी है, हिस्टेक्टमी होनी है। हिस्टेक्टमी मैंने यहाँ पर क्यों नाम लिया है वो आगे आ जाएगा। यहाँ पर मैं कोई और दूसरी सर्जरी भी डाल सकता था। द क्लाइंट इज एडमिटेड फ्रॉम द होम। होम से ही, घर से उसे बुला रहे हैं कि कल सुबह ऑपरेशन है, सुबह तुम आ जाना, ठीक है। द सर्जन सर्जिकल प्रोसीजर के लिए, अकॉर्डिंग टू द सर्जिकल केयर इंप्रूवमेंट, सर्जिकल केयर इंप्रूवमेंट से रिलेटेड, प्लीज कम, व्हाट इंस्ट्रक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर द क्लाइंट टू रिसीव, ध्यान देना, टू रिसीव प्रायर टू अराइवल एट हॉस्पिटल टू प्रिवेंट। ये नाम था जिसपे फोकस देना था, बाकी सब बातें ऊपर की ऐसी ही है। पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए आप क्या करोगे? अराइविंग, उसको अब आप उसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ये इंस्ट्रक्शन आप दे रहे हो, ठीक है। क्या कह रहे हो? अराइव इन द टाइम टू रिसीव एन एंटीबायोटिक बिफोर द सर्जरी। सर्जरी से पहले हम वैसे भी एंटीबायोटिक देते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है। मतलब इन्फेक्शन हुआ नहीं है, इन्फेक्शन ना हो उसके लिए कितने टाइम पहले देते हैं?
विद इन 60 मिनट किसके, इंसिजन लगने से, इंसिजन लगने से 60 मिनट के अंतराल में, पहले नहीं, विद इन लिखा है मैंने, बिफोर नहीं लिखा है, ये चीज फोकस करने की है। अगर आपको लग रहा है कि आपका इंसिजन 11 बजे लगेगा तो 10 बजे बाद उसको एंटीबायोटिक देनी है। गॉट इट। कई बार हमारे साथ ओटी में होता है, अगले एग्जाम में ये क्वेश्चन डालूंगा मैं, पहले ही बता रहा हूँ, कई बार हमारे साथ ये होता है कि पेशेंट को ओटी में 9 बजे ले लिया, पेशेंट की होनी है कोई बड़ी सर्जरी लाइक विपल प्रोसीजर, अब वहां पर हमें सेंट्रल लाइन भी चाहिए, आर्टरी लाइन भी चाहिए, एपिड्यूरल कैथेटर वगैरह, एपिड्यूरल जो लाइंस होती है वो भी चाहिए, एक दो कैनुलर चाहिए, और टफ इंट्यूबेशन है। तो एनेस्थीसिया वालों को कई बार हैंड ओवर करने में 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं। ओके, अब पेशेंट को एंटीबायोटिक कब देनी है, प्री ऑप में दे दें, क्योंकि प्री ऑप में दी आपने एंटीबायोटिक और एनेस्थीसिया वालों ने लगा दिया 1.5 आवर, 60 मिनट से ऊपर, तो आपकी एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस चली तो गई, बट नॉट अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल। तो ऐसे केस जिसमें आपको लग रहा है कि एनेस्थीसिया वाले टाइम ज्यादा ले सकते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट को कभी भी प्री ऑप में एंटीबायोटिक नहीं देते, हम पेशेंट को एंटीबायोटिक साथ में अंदर रखते हैं, जब वो कहते हैं हैंडओवर तब हम एंटीबायोटिक दे देते हैं, क्योंकि उसमें पेंटिंग करने में, ड्रेपिंग करने में 15-1 मिनट का टाइम और लगना है। गॉट इट। विद इन 60 मिनट है, विद इन 60 मिनट का मतलब 3 मिनट पहले दो चाहे 57 मिनट पहले दो, बार टाइम लिमिट कितना है, 60 मिनट का है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि भाई सुबह टाइम पे आ जाना, ठीक है, आपको एंटीबायोटिक हमें प्रोफाइलेक्सिस के तौर पर देनी है। दूसरा ऑप्शन देखो, नोटिफाई द नर्स ऑफ एनी एंटीबायोटिक एलर्जी, अगर आपको किसी मेडिसिन से, किसी एंटीबायोटिक से एलर्जी है तो हमें पहले बताना है। थर्ड, बी श्योर टू वॉश योर हैंड बिफोर कमिंग टू द हॉस्पिटल, घर आने से पहले हाथ वाथ धो के आना, क्योंकि बाहर का इन्फेक्शन तुम अंदर लेके आओगे, कॉमन सी बात है। डू नॉट शेव हेयर फ्रॉम द सर्जिकल साइट एरिया, हिस्टेक्टमी होनी है तो पेरिनियल एरिया की जो हेयर्स होते हैं, प्यूबिक हेयर, उनकी बात की जा रही है। ये कह रहा है कि डू नॉट वॉश, सॉरी, डू नॉट शेव हेयर फ्रॉम द सर्जिकल साइट एरिया, सर्जिकल साइट एरिया के हेयर वॉश नहीं करना। क्या राइट आंसर है जी? कितने लोगों ने इसको गलत किया, आंसर बताऊं पहले मैं? आंसर डी है। अब पहले मेरे को ये बताओ कितनों ने सही किया है। 6 10, ओके, कितनों ने गलत किया? ओके, जिन्होंने गलत किया उन्होंने, ए कितनों ने किया, बी, सी, डी, तो चलो सही हो गया, मतलब मिली जुली सरकार बनाई है। कितनों ने छोड़ दिया? ये छोड़ने वाले मेरे को ज्यादा नए नए चेहरे लग रहे हैं, शायद ऐसा ही है क्या? देखो इसमें क्या है, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना, ये प्रोटोकॉल है ओटी का, कि जब आप किसी ऐसे एरिया की सर्जरी कर रहे हो जहां पर हेयर ग्रोथ रैपिड एंड फास्ट होती है, लाइक स्कल, लाइक प्यूबिक एरिया, तो वहां की हेयर रिमूविंग कभी भी पहले नहीं की जाती। आइडिया, आइडियल जो प्रोटोकॉल है वो कहता है कि ऑन टेबल करनी है। कहाँ करनी है? ऑन ओटी टेबल करनी होती है। ठीक है, इसलिए हमने इसे कहा है कि तुम शेविंग पहले करके मत आना, क्योंकि यहाँ पर टाइम मेंशन नहीं हुआ है कि ये आज सुबह दिखाने आई है या आज शाम को दिखाने आई है। जाहिर सी बात है ओपीडी में आई है तो हम सुबह ही आई होगी, तो अभी जाके हेयर रिमूविंग कर ली और 24 घंटे बाद होनी है तो माइन्यूट हेयर ग्रोथ वहां पर हो सकती है। उसके जब माइन्यूट हेयर ग्रोइंग होती है तो उसमें छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, वहीं आपने इंसिजन लगाया तो पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। इसलिए वो एरिया जहां पर हेयर ग्रोविंग फास्ट होती है, लाइक स्कल, प्यूबिक एरिया, वहां की जो शेविंग होती है, शेविंग तो करनी है ओटी से पहले, बट ऑलवेज द डे ऑफ सर्जरी, या फिर आइडियल प्रोटोकॉल तो ये कहता है कि ऑन टेबल। ठीक है, चलो आगे देखो। देखो गलत हो रहे हैं ना, तो सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है, होंगे, यहां गलत कर लो जितने करने हैं, एग्जाम में
नहीं होने हैं। ये पेपर टफ बनाना, प्रोटोकॉल्स के अकॉर्डिंग बनाना, इसका पर्पस यही होता है कि आपको हर तरह के स्ट्रेस के लिए तैयार किया जाए। और मेरी तो आदत है, जिन्होंने भी मेरे 3-4 पेपर दिए हैं, मैं स्टार्टिंग के सारे क्वेश्चन टफ बनाता हूँ। कारण बस यही चीज डेवलप करनी है कि अगर एग्जाम में स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन अगर टफ आ गए, तो आपको कागजों नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, डर नहीं लगना चाहिए। अगर आपकी स्टार्टिंग के क्वेश्चन गलती से टफ आ गए, तो आपको नहीं आ रहे, तो आपको डर नहीं लगना चाहिए। इसीलिए मैं, मेरा जब पेपर हो ना, तो घर से सोच के आया करो, स्टार्टिंग के 15 से 20 क्वेश्चन तो नहीं होंगे अपने से। हो सके तो उल्टा स्टार्ट कर लिया करो, लास्ट के क्वेश्चन इजी रहते। ठीक है, यही किया। मेरा पेपर हो तो कभी भी फर्स्ट क्वेश्चन से सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं करना है। और मैं तो कहता हूं करना है, क्योंकि जितना डर है ना इस बात को लेके कि एग्जाम में गलत हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन 10 गलत हो गए यार, सही तो 2 ही हुए हैं, बाकी सारे तो छोड़ते जा रहा हूं, ये सिलेक्शन तो गया हाथ से। और ये डर हमने फील किया है, इसलिए हम जानते हैं। और वही डर आपके अंदर से निकालने के लिए मैं तो इसी तरह से क्वेश्चन बनाता हूं कि स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़े से आपको हिला डाला ना इसलिए, ताकि वो डर आपके अंदर से निकल जाए। वो डर निकलना जरूरी है, क्योंकि कई लोगों को हमने देखा है एग्जाम में। 10 मिनट में ही क्या नहीं होगा, हमसे नहीं हो पाएगा। हमें पेपर के लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे, हमसे ना हो पाएगा। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। इसीलिए पेपर को इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि हमें आपके अंदर सिर्फ नॉलेज नहीं बनना है, जो पेपर सॉल्यूशन होता है उसकी टेक्निक भी आनी चाहिए, किस तरह से पेपर को अटेंड करना है, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करना है। ये सारी चीजें ही होती है जो आपका सिलेक्शन कराती है। 50,000 लोग बैठ रहे हैं, उनमें से 2,000 सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मान के चलो वो 2,000 उनमें सबसे बेस्ट थे। नॉट इन द ओनली इन द नॉलेज, इन द स्किल, इन द कॉमन सेंस, इन द डिसीजन मेकिंग, ठीक है, एंड रैपिड एक्शन। इसीलिए मैथ रीजनिंग डाली गई है, ताकि 55 सेकंड में आप इतना तेज सोच सकते हो क्या कि आप एक पजल को सोल्व कर सको। क्योंकि एम्स यही चाहता है कि ऐसे लोग आए जो कि हर क्रिटिकल सिचुएशन को हैंडल कर ले। ऐसा नहीं हो कि सर्जन कहे कि हाँ भाई इंट्यूबेशन करना है, ईटी ट्यूब लाओ, वो अरे ये क्या होती है यार, ईटी ट्यूब कहाँ से मांग ली, वो ऐसे हिल जाएगा ना। एम्स के नाम पे थू है, वो धब्बा है। इसलिए ऐसा आदमी चाहिए कि कैसे भी क्रिटिकल सिचुएशन आए, वो उस चीज को हैंडल कर सके। और वो चीज आप में डेवलप कर रहे हैं। इस पेपर से थोड़ी बहुत हुई होगी, बाकी और हो जाएगी। अभी तो 3 ही क्वेश्चन हुए हैं, पिक्चर अभी बाकी है। तो हो गए, चले आगे। नेक्स्ट, ए नर्सिंग ऑफिसर, ए नर्सिंग ऑफिसर असेस द लेबरिंग क्लाइंट। एक क्लाइंट है जिसको लेबर में है, ठीक है, क्या रिसीव कर रही है, ऑक्सीटोसिन चल रहा है इन्फ्यूजन, एंड कॉन्ट्रेक्शन होने स्टार्ट हो गए। कितना टाइम में हो रहे हैं, 1 मिनट में। प्रीवियस कॉन्ट्रेक्शन था कितना टाइम का, 70। 1 मिनट में वापस आ गया, और जो कॉन्ट्रेक्शन था वो मोर देन 70 सेकेंड्स, यानी मोर देन 1 मिनट का था। इट्स अ रैपिड, इट्स अ रैपिड, बहुत तेज हो रहा है, ठीक है। इससे क्या हो सकता है, यूट्रस रप्चर हो जाएगा, समझ रहे हो। हाईली कॉन्ट्रैक्शन से यूट्रस रप्चर हो सकता है, क्योंकि बेबी तो तभी नीचे आएगा जब वो धीरे धीरे डिसेंड होगा। वो ऊपर ही है, यहाँ पर मैंने कुछ भी मेंशन नहीं किया है कि राइपिंग ऑफ द सर्विक्स हो गई, कि डायलेटेशन हुआ कि नहीं हुआ, कि कौन सी स्टेज है, कुछ भी नहीं है। मैंने ये कहा कि ऑक्सीटोसिन लगा हुआ है और कॉन्ट्रेक्शन 70 सेकंड का आ रहा है एवरी 1 मिनट। स्टेज यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो ये कॉम्प्लिकेशन बन रहा है। ये क्या बन रहा है, कॉम्प्लिकेशन बन रहा है। तो नोटिफाई द फिजिशियन करोगे, असेस करोगे फीटल हार्ट रेट को या टोन को, स्टॉप ऑक्सीटोसिन, या फिर प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर टर्बुटालाइन। टर्बुटालाइन इज द एंटीडोट, ये लिख लेना, एंटीडोट ऑफ, याद रखना। क्या हुआ, एक आदमी बोलेंगे। प्रोक्टोलाइटिक मेडिसिन जितनी भी होती है, वो ऑक्सीटोसिन के अगेंस्ट ही काम करती है, समझ रहे हो, जितनी भी होती है। क्योंकि
ऑक्सीटोसिन का काम है स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराना, चोकोलाइटिक जो है वो स्मूथ मसल रिलैक्स करा रही है, बट टर्बुटालाइन को एज ए एंटीडोट माना गया है। बाकी 5 भी आपकी है वो भी वर्क करेगी, समझ रहे हो, बट इसे माना गया है। ये क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है, इससे पिछले वाले बैच के अगर कोई स्टूडेंट होंगे तो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सिंपल था, कर दिया सबने? अरे किया कि नहीं किया? इसको भी किसने गलत कर दिया? जो नए हैं उनके अलावा, पुराने वाली खेती में से कोई तो नहीं था? पापी नहीं है, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखो, ए नर्स इज असेसिंग हैवी ब्लीडिंग विद द लार्ज क्लॉट्स। ये देखो क्वेश्चन को टुकड़ों में बांटो, ठीक है। क्या हो रहा है? ब्लीड हो रहा है हेवी, और उसके अंदर क्या आ रहे हैं? क्लॉट्स आ रहे हैं। पोस्टमार्टम क्लाइंट है 2 आवर आफ्टर डिलीवरी। कितने घंटे बाद? जस्ट 2 घंटे बाद में क्या आना स्टार्ट हो गए? लार्ज क्लॉट्स, क्लॉट्स नहीं वही डालिंग, लार्ज क्लॉट्स। और बेबी का वेट कितना है? अच्छा खासा मोटा ताजा बच्चा हुआ है, खूबसूरत। विच एक्शन वुड द नर्स टेक इनिशियली? क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन है। फंडल मसाज करेंगे, नोटिफाइड टू डॉक्टर, स्टार्ट ए डाइल्यूट ऑक्सीटोसिन, या फिर ऑफर ए बेड पान टू असिस्ट वुमेन टू एम्बुलेट द बाथरूम। क्या करेंगे? यहां पर ब्लीड जो हो रहा है वो एटर्नी ऑफ यूट्रस से हो सकता है, फ्लैसिड यूट्रस की वजह से हो सकता है। तो हमें पहले सबसे क्या करनी है? यूट्राइन ऊपर से ओवर मसाज करनी है, उससे यूट्रस क्या हो जाएगा? फर्म हो जाएगा, और क्लॉट्स जो है वो धीरे धीरे आना रुक जाएंगे, इमीडिएट स्टॉप नहीं होंगे। याद रखना लूचिया स्टेट है, ठीक है, इमीडिएट स्टॉप नहीं होंगे, बट जो हेवी ब्लीड हो रही है वो कंटिन्यू रुक जाएगी। यही हेवी ब्लीड आगे जाके क्या बन सकती है? वेरी गुड, क्या बन सकती है? पोस्टमार्टम हेमोरेज। और किसको लीड करेगी? हाइपो, वेरी गुड, वोल्मिक शॉक। और उससे क्या हो सकती है? ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो, ए नर्स असेस दैट द पल्स ऑफ 2 ईयर हॉस्पिटलाइज्ड टॉडलर, 1 से 3 साल का बच्चा, टॉडलर, 120 बीट पर मिनट, व्हाट शुड द नर्स प्रायोरिटी बेस्ड फाइंडिंग? क्या होगी? टॉडलर कौन होते हैं? खतरनाक वाले बच्चे। कौन से वाले बच्चे? खतरनाक वाले बच्चे, जिनके हैं या जिनके घर में हैं बच्चे छोटे, 1 साल के बच्चे रह जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो कभी जूता उठा रहे हैं, कभी उसको मुंह में ले रहे हैं, कभी प्लेट के लात मार रहे हैं। तो इनका रेट 120 इट्स अ नॉर्मल फिनोमिना, डॉक्यूमेंट करो, क्योंकि 80 टू 130 या 90 टू 130 इट्स अ कॉमन इन 2 ईयर ओल्ड। और ये तो वैसे ही बहुत बदमाश होते हैं, मेरे है बहुत तगड़ा है। चलिए आगे देखो, इसलिए इसको मैंने एक्सप्लेन ज्यादा किया है आपको। ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इंपॉर्टेंट भी है। ए 3 ईयर ओल्ड चाइल्ड ऑन मैकेनिकल वेंटिलेटर विच हैज बीन इफेक्टिव, देखो क्वेश्चन को पढ़ो और समझो। इफेक्टिव इन ट्रीटिंग ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम, पेशेंट को ऑक्सीजनेशन प्रॉब्लम थी ड्यू टू द सेकेंडरी टू द हाइपोवोल्मिक शॉक, हाइपोवोल्मिक शॉक हुआ, ऑक्सीजन की डिलीवरी प्रॉपर नहीं हो रही थी, पेशेंट को क्या हुआ? ऑक्सीजनेशन सैचुरेशन इसमें डाउन होना स्टार्ट हो गया, लेट साइन में होता है, और पेशेंट को आपने इमीडिएट क्या किया? वेंटिलेटर पे ले लिया। वेंटिलेटर पे लेने के बाद में व्हेन डेवलपिंग ए प्लान केयर, इस बच्चे का केयर प्लान जब आप बना रहे हो, विच नर्सिंग डायग्नोसिस शुड कंसीडर प्रायोरिटी? impaired gas exchange, fear, रिस्क ऑफ इंफेक्शन, या रिस्क ऑफ इंपेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी? पहली चीज, कितने लोगों ने ए किया है? ईमानदारी से बता देना। देखो एक बुरी आदत है, क्या बुरी आदत है? बस ए बी सी में ए दिखना चाहिए, पता नहीं कौन सी इनकी कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का नाम ऐसे है।
जैसे ही ए दिखा, ए फॉर एयरवे, खट से आंसर दे दिया। पहले ये तो देखो पेशेंट किस पे है, किस पे है पेशेंट। तो आपकी गैस एक्सचेंज की जरूरत उसको, वेंटिलेटर विल मैनेज। ये पेशेंट वेंटिलेटर पे मैनेज है, इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेशेंट पेशेंट ऑलरेडी किस पे है, वेंटिलेटर पे है, और वेंटिलेटर आपसे ज्यादा अच्छी गैस एक्सचेंज वाली काम करवा देगा। तो इसलिए राइट आंसर इज, कितनों ने सही किया, वेरी गुड, शाबाश, शाबाश, वेरी गुड। क्वेश्चन को पढ़ो, समझो, और देखो ये ऑप्शन है ना, मेरी बात सुनो डार्लिंग, ये ऑप्शन मैं नीचे भी दे सकता था, बट मुझे पता था कि जितना बड़ा पेपर मैं बना रहा हूं, उतनी इनकी जल्दी इनकी ट्रेन छूट रही है बाहर, ये पूरा नहीं पढ़ने वाले। इसीलिए मैंने ए पर ही इंपेयर्ड गैस एक्सचेंज रखा। मैं चाहता तो इसको नीचे भी रख सकता था, नीचे रख देता इसको तो तुम पूरे ऑप्शन पढ़ के उसमें एबीसी रूल फॉलो करते, मैंने जल्दी करवा दी, करते तो तब भी, अगर मैं डी रखता तो भी तुम यही करते, लेकिन मुझे पता था कि इसको ए रखो, ये नीचे का कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, और ऑलमोस्ट ने यही किया होगा जिन्होंने गलत किया है। तो पहली चीज, जब आपके सामने क्वेश्चन हो, जो कल टारगेट टाइगर क्लास हुई थी, उसमें मैंने ये बात चिल्ला चिल्ला के कही थी कि जितना छोटा क्वेश्चन आता है उतना अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर आपसे नेगेटिव मार्किंग करवाएगा, और उस नेगेटिव मार्किंग को प्रिवेंट आउट करने का तरीका यही है कि आप क्वेश्चन को प्रॉपर पढ़ें, ऑप्शन सारे पढ़ें। अगर क्वेश्चन में ये लिखा आ जाता है ना कि आईएम इंजेक्शन कितने डिग्री पे लगता है, और ए ऑप्शन में भी 90 लिखा है, तो भी पूरे पढ़ो, तो भी पूरे पढ़ने हैं, चाहे ए में ही 90 क्यों नहीं लिखा होगा। और ये हैबिट डालो, ये ऐसे नहीं होगा, इसकी हैबिट डालनी पड़ेगी एग्जाम प्रैक्टिस में, चारों ऑप्शन की पढ़ने की, तभी आप इनको प्रॉपर कर पाओगे। जब क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन को डिवाइड करो, माय डियर, क्वेश्चन को डिवाइड करो। क्या लिखा है, पहला ही ऑप्शन दे दिया कि पेशेंट मैकेनिकल वेंटिलेटर पे है, तो फिर एक्सचेंज ऑफ गैस की यहां पर कोई नीड नहीं पड़ेगी, वेंटिलेटर विल टेक ओवर, अंडरस्टैंड। चलो नेक्स्ट। A nurse is caring for a client who has experienced a first degree sprain। sprain क्या होता है, मोच, ठीक है। मैं सीढ़ियों से उतर रहा हूं, मेरे नहीं होगा, मेरे नहीं होगा, ये होगा हाई हील्स वाली लड़कियों के, ठीक है। पैर क्या होता है, मुड़ जाता है, लिगामेंट्स में खिंचाव आ जाता है। तीन टाइप का होता है, डिग्री फर्स्ट जब लिगामेंट सिर्फ स्ट्रेच हो, डिग्री टू जब लिगामेंट हाफ ऑफ टीयर आउट हो जाए, और डिग्री थ्री जब लिगामेंट पूरा ही टूट जाए, ठीक है। तो ये कह रहा है कि पेशेंट जो है उसको फर्स्ट डिग्री लिगामेंट इंजरी हुई है, प्राइमरी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जो है उसने उसको एनाल्जेसिक दिए, ठीक है, टेबलेट खाओ। विच इंटरवेंशन बेसाइड एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक के अलावा, एनाल्जेसिक के अलावा, एनाल्जेसिक तो डॉक्टर ने दे दी, आपको भी तो पंचायत करनी है ना भाई, हमने भी तो नर्सिंग की है, ठीक है, हमारी पंचायत भी जरूरी है, उसके लिए पूछ रहा है। विच इंटरवेंशन beside the analgesic should the nurse advise the client to utilize for the first 24 after injury, startingly choice, सॉरी, यूटिलाइज द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर इंजरी, इंजरी होने के शुरुआती 24 घंटे में आपको क्या चीज और करनी है, एनाल्जेसिक से पेन कम हो जाएगा, उसके अलावा आपको क्या करना है, क्या क्या करना है, अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द एंकल, थामा, soaking the foot in warm water for 20 minutes 3 times per day, apply ice continuously to ankle, या resting and elevating the limb as much as possible। what is the right answer, C, D, कितने ने डी कर दिया, क्यों किया, राइस खाने आज बनाए थे ना, R फॉर रेस्ट, I फॉर, C फॉर, और E फॉर, आप देखो रेस्ट एंड एलिवेशन, इट्स अ राइट आंसर, बाकी तीन क्यों नहीं है।
अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द एंकल, आइस लगानी है क्योंकि आइस लगाने से एडिमा कम होगा, एलिवेट करने से भी एडिमा कम होगा, ठीक है। लेकिन आइस कभी भी डायरेक्टली नहीं लगाई जाएगी, किसी कॉटन में कपड़े में लपेट कर फिर अप्लाई करनी है, इसलिए ए ऑप्शन नहीं हुआ। शॉकिंग द फुट इन अ वार्म वाटर 20 मिनट, गर्म कभी भी अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे प्रोटोकॉल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन गलत है। अप्लाई आइस कंटिन्यूसली टू द एंकल, कंटिन्यूस नहीं लगाना, इंटरमीडिएट लगाना है, समझ गए। इसलिए आंसर क्या है, डी, रेस्ट एंड एलिवेशन। पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट एडिमा। गॉट इट, आ रही बात समझ में, पीछे, इस तरफ से पीछे, समझ रहे हो, भागीदार हो, सो तो नहीं गए, जगे हुए हो, जगे रहना है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, a nurse is assessing a client who was just admitted to a surgical unit of followed abdominal surgery। क्वेश्चन को बांटो टुकड़ों में, जितना बड़ा क्वेश्चन आता है उसको टुकड़ों में तोड़ दिया करो, ठीक है, ताकि आपको जो सीक्वेंस है, जो प्रोसीजर हो रहा है वो समझ में आ जाए स्टेप वाइज। ये क्या कह रहा है, a nurse is assessing a client who was just admitted to a surgical unit following abdominal surgery। एक पेशेंट है जिसकी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है और एब्डोमिनल सर्जरी के बाद में उसे सर्जिकल वार्ड में लाया गया है, हो सकता है वो पहले भी वहीं था, ठीक है, उसी का वार्ड है, उसी के बेड पे उसको ले आए, लेकिन कहां से आया है, ओटी से आया है, पोस्ट ऑप आया है, मतलब पेशेंट क्या है, पोस्ट ऑप। विच असेसमेंट फाइंडिंग वुड रिक्वायर एन इमीडिएट इंटरवेंशन बाय द नर्स। यहां पर मैंने कहीं भी टाइम मेंशन नहीं किया है, मैंने ये नहीं पूछा, बताया है कि पेशेंट को लाए 1 घंटा हो गया या 2 घंटे हो गए, ठीक है, जस्ट लाए हैं, और अब आपको कौन सी फाइंडिंग है जिस पर ध्यान देना है, ओके। एनजी ट्यूब है, उसमें लो इंटरमीडिएट सक्शनिंग अप्लाई की हुई है और उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क ब्लडी ड्रेनेज रिटर्न आ रहा है। एनजी ट्यूब है, इंटरमीडिएट सक्शन के लिए बोला है, मतलब डिकम्प्रेशन रखना है, भरना नहीं चाहिए स्टोमक, ठीक है, इसलिए एनजी ट्यूब डाली है, और उसमें क्या आ रहा है, डार्क ब्लड आ रहा है, कितना है, स्मॉल अमाउंट में है। ये तोड़ने का तरीका है, समझ रहे हो, इस तरह तोड़ना इनको। एनजी ट्यूब है, उसमें क्या है, स्मॉल अमाउंट, लेकिन कैसा है, ब्लड है, डार्क ब्लडी। एक कंप्रेस्ड जेप्सन प्रेट ड्रेनेज, जेपी ड्रेन देखा है सबने, गोल सा होता है, अंडे जैसा, उसमें अमाउंट है 30 ml, कितना है, ब्राइट रेड। ये कैसा है, ये कैसा है, एनजी ट्यूब टू लो इंटरमीडिएट सक्शन विद ए पेल ग्रीन रिटर्न, पेल ग्रीन रिटर्न उसमें आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, ए राउंड जेपी विद 20 ml सीरोसिजिनस ड्रेन, सीरोसिजिनस ड्रेन मतलब जहां पर ब्लड के बाद में जो नॉर्मल अमाउंट, नॉर्मल जो जैसे जैसे फ्लूइड का आउटपुट नॉर्मल होता जाता है ना, वो सीरोसिजिनस होता जाता है, ठीक है, मतलब कलर उसका चेंज होता जाता है। तो बताइए व्हाट इज द राइट आंसर, कौन सा, डी, नहीं ये बता रहे हो या दिया है, डी दिया है, ए कितनों ने दिया है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपने क्या आंसर दिया है, ए कितनों ने दिया है, ए किसी ने नहीं दिया, ए कितनों ने दिया है, हाथ तो खड़े करो, मान के चलो फांसी की सजा नहीं दी जाती, बता दो किसने दिया है, बी कितनों ने दिया है, सी कितनों ने दिया है, क्या बात है, और डी, पानी की बोतल भिजवा दो यार, गर्म पानी, प्लीज, थैंक यू। डी कितनों ने दिया है, ओ भाई, एक दो बस,
द राइट आंसर इज डी, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रेन। वहां से क्वेश्चन है ये, ट्रेन का बेसिक प्रिंसिपल। मुझे बताऊं आपने डी क्यों नहीं दिया? आपने डी इसलिए नहीं दिया, दो कारण से। एक तो आपने अमाउंट देखा, एक आपने सीरोसिस देखा। राउंड जेपी का मतलब आपको नहीं पता। राइट, राइट, राइट ना। राउंड जेपी का मतलब नहीं पता ना। जेपी ट्रेन सबको पता है, व्हाट इज द राउंड जेपी? नहीं पता। समझो, सुनो, सुनो। जैक्सन प्रेट ड्रेनेज, रोमोवेग ड्रेनेज, दे ऑल आर द नेगेटिव प्रेशर ड्रेन। नेगेटिव प्रेशर ड्रेन का मतलब होता है इन्हें हमें दबा के पिचका के रखना होता है, फिर पूरी स्किन क्लोज होने के बाद में नेगेटिव प्रेशर जनरेट हो जाए, फिर हमें इन्हें क्या करना होता है, रिलीज करना होता है। तो ये पिचके हुए रहते हैं, नेगेटिव प्रेशर से अंदर अगर कोई फ्लूइड जमा होता है तो उसको खींचते हैं। ओके। राउंड जेपी का मतलब होता है जेपी जो है वो दबाया हुआ नहीं है, खुला हुआ है, और खुला हुआ होगा तो कभी भी ड्रेन उसमें नहीं आएगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। आया मजा? ये हम डेली करते हैं, ये प्रोसीजर हम डेली करते हैं। सबसे पहले जब पेशेंट पोस्ट ऑप से आता है, सबसे पहले उसके ड्रेन्स चेक किए जाते हैं कि ड्रेन्स बॉडी, सुन लो लिख लो, ड्रेन्स बॉडी लेवल से नीचे होने चाहिए। अगर बॉडी लेवल से नीचे है तो अनक्लैम्प्ड होने चाहिए। ओके। और जो नेगेटिव सक्शंस हैं या नेगेटिव ड्रेन्स हैं, उनमें नेगेटिव प्रेशर मेंटेन रहना चाहिए। इसमें नेगेटिव प्रेशर मेंटेन नहीं है, इसलिए हमें इसमें नेगेटिव प्रेशर बनाना है डार्लिंग। समझ गए? समझ गए? एनजी ट्यूब, ये डेली प्रोसीजर है, आपसे ये नहीं पूछेंगे कि एंक्लेक्स में क्या है। ठीक है, आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, आपसे वो चीज पूछी जाएगी जो हॉस्पिटल में रोज हो रही है, क्योंकि उन्हें ऐसे लोग चाहिए जिन्हें काम करना आता है। प्रिंसिपल याद रख लो एम्स का, डियर। और ये उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे पता था इसमें मैं 40 ml 50 ml भी लिख सकता था, खाली भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 20 ml इसलिए दिया क्योंकि 20 to 50 इज अ नॉर्मल। ठीक है। और सीरोसोजीनस मैंने इसलिए दिया है क्योंकि आपको इसका मतलब पता है, लेकिन राउंड का मतलब आपको नहीं पता। देखो, एनजी ट्यूब से अगर ड्रेन आ रहा है ना, और लो ड्रेन आ रहा है, इट्स अ नॉर्मल। अगर आपने एब्डोमिनल सर्जरी की है तो अंदर आपने सुचर्स लगाए हैं, ठीक है, हल्की फुल्की माइन्यूट ब्लीड मिक्स होकर आपके सिक्रेशंस के साथ आ सकती है। इट्स नॉर्मल फिनोमिना, कोई बड़ी बात नहीं है। स्टार्टिंग 24 आवर में आएगी, 48 आवर तक भी रह सकती है। ठीक है। हाँ, जो भी ड्रेन है वो जितने जल्दी आना बंद हो जाए उतना अच्छी बात है, सडन भी बंद नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज अंदर क्या हो जाएगा, एक्यूमुलेशन हो जाएगा, डिस्टेंशन हो जाएगा, और पेशेंट को वापस री एक्सप्लोर करना पड़ेगा, मतलब वापस ऑपरेट करना पड़ेगा। दूसरा ऑप्शन, कंप्रेस्ड जेपी। ओके, कंप्रेस्ड सबको पता है, थैंक यू डार्लिंग। कंप्रेस्ड जेपी विद द अमाउंट ऑफ 30, ब्राइट रेड, डार्क रेड, ब्राइट रेड, सब चलेगा, क्योंकि पेशेंट जस्ट ओटी से आया है, तो जैसा आ रहा है आने दो, आते रहना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। एनजी ट्यूब लो इंटरमीडिएट सक्शन पेल ग्रीन, मतलब ये हो गया आपका स्लाइड बाइल, आ सकता है, रिफ्लेक्स है, रिफ्लेक्स होता है। याद रखना, जिस भी पेशेंट की कोलिसिस्टेक्टमी की जाएगी, गोल ब्लेडर निकाला जाएगा, पोस्ट ऑपरेटिवली ग्रीन कलर की उल्टी जरूर करेगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्स है। तो इस रिफ्लेक्स की वजह से पोस्ट ऑपरेटिव ये आ सकता है, लेकिन राउंड जेपी नहीं चलेगा। जेपी अगर है तो सक्शन नेगेटिव प्रेशर है, और नेगेटिव प्रेशर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अगर आप इसको 10 दिन भी लगा रहने दोगे ना, तो भी इसमें 20 ml ही रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल है नेगेटिव सक्शन। तो इसमें नेगेटिव प्रेशर जनरेट करो, ट्यूब को करो क्लैम। अब क्या करना है सुन लो, ट्यूब को करो क्लैम, जेपी को निकालो,
जो ड्रेन है उसे खाली कर दो, बाकी को अच्छे से मोड़ के वापस फिट कर दो, क्लिंग लगा दो, और उसके बाद में क्लैंप खोल दो। अब नेगेटिव सेक्शन मेंटेन होगा। ये बेसिक वर्क है जो पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड्स में किया जाता है। फंस गए? टफ है? टफ नहीं है डार्लिंग, आपको आता नहीं है। चलो आगे। 33 और ओल्ड क्लाइंट रिपोर्ट। ये देखो 33 ओल्ड क्लाइंट है, ओके। लेफ्ट लेग पेन कंप्लेंट कर रहा है, राइट साइडेड चेस्ट पेन कंप्लेंट कर रहा है, और सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो गई है। सडन ऑनसेट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग हो गई है। विच एक्शन शुड बी टेकन इमीडिएट बाय द नर्स? पकड़ने वाली चीज तीन है। लेग पेन है, लेफ्ट तो मैंने सिर्फ आपको थोड़ा सा मचकाने के लिए दिया है, ठीक है। पेन कोई सा भी हो सकता है। इंपॉर्टेंट बात है राइट चेस्ट पेन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इट्स अ अर्ली साइन ऑफ। शाबाश। पल्मोनरी लेफ्ट लेग का मतलब हो सकता है डीवीटी हो, इसलिए पेन हो रहा था। मैं राइट दे देता तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मैंने दो तरफा दिया ताकि आप दोनों तरफ दिमाग लगाओ, है ना, और टाइम ज्यादा वेस्ट करो। व्हाट नर्सिंग शुड टेक इमीडिएट एक्शन? टेक द क्लाइंट टेम्परेचर, ऑस्कल्टेट करेगा, परक्यूज करेगा एब्डोमेन को, या रिक्वेस्ट ए स्ट्रेट चेस्ट एक्सरे। डी, बी फॉर बॉय। सबने किया, कितनों ने गलत किया? ओए होए, ठीक है। और नया है क्या? न्यू, ठीक है, तुम्हारी गलती माफ। ठीक है, यस। सबसे पहले जब भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन हो रहा हो, थोड़ा सा अपना, भाई नर्स के साथ क्या होता है, नर्स जितने भी नर्सिंग की है ना, उन सब का एक ड्रीम होता है स्टेथोस्कोप में फोटो खिंचाना, ठीक है। तो उस स्टेथोस्कोप को कान के लगाकर देख भी लेना है कि पेशेंट का ऑस्कल्टेशन आ रहा कि नहीं आ रहा। जिस साइड एम्बोलिज्म होगा, साउंड आपको कम सुनाई देगा, या फिर आपको क्रैकल साउंड सुनाई देगा, बिकॉज पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, तो हो सकता है एडिमा भी कॉज हो रहा हो, ठीक है। चलिए आगे। थोड़ा तेज करते हैं। विच रेशनल शुड द नर्स यूज टू एक्सप्लेन रीजन फॉर ऑक्सीजन बीइंग बबल थ्रू द ह्यूमिडिफायर? क्लाइंट रिसीव 2 लीटर ऑक्सीजन बाय द नेजल कैनुला। नेजल कैनुला लगा है, ऑक्सीजन मास्क लगा होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, हाई फ्लो लगा होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ये पूछ रहा है कि इसमें बुलबुले क्यों उठ रहे हैं, ठीक है। सांस तो मैं ले रहा हूँ, बुलबुले इसमें क्यों उठ रहे हैं? ह्यूमिडिफायर में होता है ना, पानी भरा रहता है, ठीक है, डेली चेंज करना होता है। मोस्टली बेस्ट है आप डिस्टिल वाटर या फिर प्लेन एनएस उसमें डालो, ओके। ह्यूमिडिफाई इसलिए हो रहा है ताकि ह्यूमिडिफाई एयर जाए, क्या जाए? एनी ऑक्सीजन डिलीवरी मोर देन 1 लीटर शुड बी ह्यूमिडिफाइड। 1 लीटर से ऊपर की कोई भी ऑक्सीजन डिलीवरी अगर आप कर रहे हो, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, वो ऑलवेज क्या होनी चाहिए? ह्यूमिडिफाइड होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा, थोड़ी देर में नेजल जो म्यूकोजा है वो ड्राई हो जाएगी, ठीक है, और पेशेंट को उससे रिलेटेड इरिटेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है नेजल ब्लीड भी आना स्टार्ट हो जाए। बेसिक क्वेश्चन था, आंसर आपको बताइए। सबने सही दिया? पहली बार जोर से बोले। अगला देखो, हाँ सिंपल क्वेश्चन है, बीच बीच में दिए मैंने सिंपल, ठीक है, सारा क्वेश्चन पे ब्लेम नहीं कर सकते। कितना आया आंसर? ABCD, ठीक है। किसी का कुछ और भी आया तो हाथ खड़ा करके कैलकुलेशन बता देता हूँ। कुछ और आया? आया बाजी, आया। देखो बेसिक फॉर्मूला क्या है, जो डोज आपको एडमिनिस्टर करनी है और अवेलेबल डोज इनटू क्वांटिटी, ठीक है। तो कितनी करनी है? 1/4, या हम इसको
देखो मैथ्स, रीजनिंग डेली प्रैक्टिस करो, ठीक है। और हम मैथ्स वाले नहीं हैं, हम बायोलॉजी वाले हैं, ठीक है। तो ज्यादा मैथ्स को कॉम्प्लिकेशन मत बनाओ, इतनी सीखो जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाए, ठीक है। इतनी सीखो कि जोड़ बाकी गुणा भाग आ जाए। मेरे को एक स्टूडेंट है, ठीक है, उसे मैंने एक बार क्वेश्चन दिया, अब उसे जो पॉइंट्स की संख्या होती है ना, 0.25 को 0.110 से मल्टीप्लाई करना है, उसको नहीं आ रहा, और वो चाह रहा है कि मेरा नोट सेट निकल जाए। निकल जाएगा क्या? बेसिक मैथ्स आपको सीखनी पड़ेगी, ठीक है। आगे देखो, बिफोर सक्शनिंग ए क्लाइंट विद, नहीं नहीं निकलेगी, क्योंकि जिसे गुणा बाकी चौथी क्लास की चीज नहीं आ रही, वो इतने बड़े क्वेश्चन करेगा? वो वही है जो 10वें क्वेश्चन में सो जाएगा। देखो हाँ डार्लिंग क्या बोल रहा है? फ्री निकल जाए बेटा, 3 है। जो बिफोर सक्शनिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको देखो, फोकस फोकस करो। बिफोर सक्शनिंग ए क्लाइंट विद द ट्रेकेस्टोमी, ट्रेकेस्टोमी क्या होती है? डायरेक्टली ट्रेकियल ओपनिंग पे हम ट्यूब डालते हैं, सबको पता है, देखी होगी। ट्रेकेस्टोमी की क्या कर रहे हैं? सक्शनिंग करनी है। उससे पहले बिफोर नर्सिंग एक्शन जो हमें परफॉर्म करना है एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी, पेशेंट को सक्शनिंग करनी है ट्रेकेस्टोमी से, ठीक है। तो क्या चीज पहले कहेंगे? क्या बात है, किधर है हाइपर ऑक्सीडेंट? तो लिखा ही नहीं है। अच्छा, 100% ऑक्सीजन फॉर 1 to 2 मिनट, फुल ऑक्सीजन दे दो। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है, या पेशेंट ट्रेकेस्टोमी हो रखा है, या ईजी ट्यूब डाल रखी है, और पेशेंट लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे है, उसका सेचुरेशन कितना रखना चाहिए? ऑप्शन देता हूँ, क्वेश्चन सुनो, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। सॉरी, एक पेशेंट वेंटिलेटर पे है, ठीक है, ईटी ट्यूब या ट्रेकेस्टोमी वॉट जो भी लगा रखी है, और लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे है, आईसीयू में है, गौर से समझना, उस पेशेंट का सेचुरेशन लेवल कितना रखना है? क्या 100 नहीं रखें? क्योंकि 100 नहीं रखेंगे, हमेशा याद रखना, अगर पेशेंट वेंटी पे है या ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, किसी भी प्रकार के ऑक्सीजन सपोर्ट पे है, उसका सेचुरेशन कभी भी 100 नहीं आना चाहिए, क्योंकि 100 से ऊपर हमें नहीं पता। 100 इज द मैक्सिमम वैल्यू। आप 5 लीटर दे रहे हो, उसका 100 आ रहा है, तो हो सकता है उसका 100 से भी ज्यादा आ रहा हो, मतलब ऑक्सीजन डिलीवरी ज्यादा हो रही हो। तो आप किस बिहाफ पे कम करोगे? आप उस बिहाफ पे कम करना है कि आपको इतना रखना है कि पेशेंट का सेचुरेशन 95 96 मेंटेन हो, ताकि वो एफर्ट लगाए। फिर जैसे जैसे उसका 97 98 हुआ, ऑक्सीजन लीन करो, कम करो, फिर उसका वापस 94 95 चलेगा, फिर 97 98 जाएगा, फिर कम करो। इस तरह धीरे धीरे ऑक्सीजन को वीन ऑफ किया जाता है। ये प्रिंसिपल है, याद रखना, क्वेश्चन पूछ सकता है, मैंने बनाया नहीं। तो नॉर्मल सा फिनोमिना है, अगर पेशेंट को ट्रेकेस्टोमी लगी है, ईटी भी लगी है, तो सबसे पहले पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट करना है, ताकि बॉडी में ऑक्सीजन डिलीवरी अच्छी से हो जाए। क्योंकि उसके बाद में अगर आपने ईटी ट्यूब से या ट्रेकेस्टोमी से सक्शनिंग की, तो पेशेंट की जो ऑक्सीजन डिलीवरी है वो होगी नहीं होगी, क्योंकि वो सारा सक्शन तो आप खींच रहे हो, ठीक है। तो बहुत ही माइन्यूट होगी, गैस एक्सचेंज नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पहले से पेशेंट को हाइपर ऑक्सीजनेट कर देना है। ये ऑप्शन उसी से रिलेटेड है, बाकी तो ऐसी थी। हाँ, ये भी करते हैं, बट नॉट एज अ फर्स्ट। कब करते हैं? वेरी गुड, जब अगर पेशेंट को कफ है और आपको सक्शनिंग करनी है, और पेशेंट को थिक सिक्रेशन है, तो हमेशा 5 ml सलाइन डाल सकते हैं, और फिर सक्शनिंग कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो सिक्रेशन है वो थोड़ा सा क्या हो जाए, थिन हो जाए, इजी टू सक्शन आ जाए। ये सेकंड ऑप्शन कहा गया, ये रहा, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। ये भी करनी है। आपका जो कैथेटर होता है वो कभी भी आउटर सरफेस, ऐसा नहीं कि
कैथेटर पकड़ा, यूं लेके गए और फिर ट्रेकिया में डाल दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी क्लीन प्रोसीजर। आपके ग्लव्स होना चाहिए, हो सके तो कैथेटर न्यू होना चाहिए। अगर न्यू नहीं है तो एटलीस्ट वो कहीं पर इधर उधर लटका हुआ ना हो, अदरवाइज इन्फेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। ट्रेकिया अगर ट्रेकेस्टोमी अगर हो रखी है, इसका मतलब ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डायरेक्ट एंट्री मिल रही है टू द लंग पेरेन्काइमा में एंटर होने की, ठीक है, आपके रेस्पिरेटरी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में एंटर होने की। तो इन्फेक्शन इज मोर प्रोमिनेंट, इसलिए टेक्निक ऑफ स्टेरिलिटी का भी आपको ध्यान रखना होगा। हाँ, अगर मैं ये लिखता कि बिफोर सक्शनिंग इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए क्या करेंगे, क्लीन करेंगे, ठीक है। सिक्रेशन को थिन करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है। बट बेसिक पूछा है तो दिस इज द राइट आंसर।